Two fixed frictionless inclined plane making angle 30 degree and 60 degree with the vertical are shown in the figure. Two blocks A and B are placed on the two planes. What is the relative acceleration of relative vertical accelerations of A with respect to the B? अब अगर यहाँ पर देखोगे तो हमें वर्टिकल डायरेक्शंस में क्वेश्चन पूछा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस डायरेक्शंस में ए की एक्सेलरेशंस है जी साइन 60 एंड इसका अगर वर्टिकल डायरेक्शंस में देखें तो इस डायरेक्शंस में आ जाएगा इसका फिर से, क्योंकि अगर आप ये लाइन ड्रॉ करो तो ये 60 डिग्री है। अगर टेम्परली इसको हम A1 मान लेते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शंस में ए की एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू A1 साइन 60 एंड A1 की वैल्यू अब जी साइन 60 लिए हैं, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू जी साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सिमिलरली अगर B का देखें तो B का इस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन है जी साइन 30 एंड ये आपका 30 डिग्री है और इसको हम A2 मान रहे हैं। तो इस डायरेक्शंस में जो एक्सेलरेशन होगी वो A2 साइन 30 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू A2 साइन 30। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो वर्टिकल डायरेक्शंस में B की एक्सेलरेशंस है A2 साइन 30 एंड A2 आपका G साइन 30 है। सो दिस विल बी इक्वल टू G साइन स्क्वायर 30 इसीलिए acceleration of A with respect to the B in the directions of vertical will be equal to G sin square 60 degree and minus sin square 30 degree. ये sin square 30 degree आ जाएगा. So that will be equal to G and this will be equal to 3 by 4 and minus 1 by 4. So this is G by 2. तो इसका मतलब अगर G की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं तो ये 4.9 मीटर पर स्क्वायर इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ए wooden block of mass 5 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, the floor yields and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. The force of the system on the floor is equal to, यहाँ पर अगर देखें तो लेट दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यहाँ पर एक 5 kg है एंड इसके ऊपर सिलेंडर ऑफ मास 25 kg इसके ऊपर रख दिया है 25 kg. अब दिस सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशंस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये कह रहा है कि जो फ्लोर से इस पर फोर्स लगा, फ्लोर से मान लीजिए इस पर नॉर्मल रिएक्शन से m लग रहा है एंड मैं इसको कलेक्टिव ले रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है एंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्सीलरेट कर रहा है पॉइंट. तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 30g एंड माइनस n विल बी इक्वल टू 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.1. नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसा लिख रहे हैं. तो आपको अगर देखें तो अब g को अगर आप n विल बी इक्वल टू 30 एंड g माइनस 0.1, तो यहाँ पर अगर 9.8 लेते हैं सपोज करिए तो 30 एंड 9.8 माइनस 0.1 तो ये 9.7 आ जाएगा. तो ये जीरो कैंसिल हो गया तो ये साथ ही कि 291, तो 291 न्यूटन आ जाएगा. इसका मतलब फ्लोर से जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी 291 न्यूटन. नेक्स्ट देखिए,
Consider the block and trolley system as shown in the figure. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, the acceleration of the system in 2 meter per in meter per second square. अब यहाँ पर आप पहले क्या करो कि फ्रिक्शंस की वैल्यू निकाल लो. तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के एन, एंड म्यू के का वैल्यू 0.04 एंड एन है 20 जी. तो ये हमारा 8 न्यूटन आ गया. इसका मतलब जब ये ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन से मूव करेगा, ये ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन से मूव करेगा, तो यहाँ पर एक 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. एंड इसमें टेंशन को सेट कर दीजिए. तो आपका टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड 60 न्यूटन नीचे लग रहा है, और यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो आपको सिंपली एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और इसमें कोई कुछ नहीं है. आप इक्वेशन लिखो. हम 6 kg के लिए लिख रहे हैं 60 एंड माइनस टी इजकल टू 6a, एंड 20 kg के लिए लिख रहे हैं t माइनस 8 विल बी इक्वल टू 20a. तो ये 68 माने 52 हो जाएगा. 52 इजकल टू 26a. सो a विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका आंसर हो जाएगा. इसका मीटर स्क्वायर में a विल बी द करेक्ट आंसर्स. नेक्स्ट देखिए. In the given arrangement of the doubly inclined plane, two blocks of mass m and placed. The blocks are connected by a light string passing over an ideal pulley as on the coefficient of friction between the surface of the plane and the block is 0.25 दिया हुआ है. The value of m for which the m 10 kg move down with an acceleration of 2 meter per second square. यहाँ पर अगर देखें तो अगर ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउन, क्वेश्चंस में दिया हुआ है, एंड m की वैल्यू 10 kg है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस यहाँ पर भी 0.25 है, यहाँ पर भी 0.25 है. ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए बोल रहा है. तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ m, मतलब इस मास की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ताकि सिस्टम की एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए. तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका t इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर t इस डायरेक्शन में लग रहा है, और m की वैल्यू 10 kg है. तो यहाँ पर 10g साइन 53 इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड ये डाउनवर्ड एंड फ्रिक्शंस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. यहाँ पर मान लीजिए फ्रिक्शन F1 है, एंड यहाँ पर देखेंगे तो mg साइन 37 इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड t अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एंड यहाँ पर मान लीजिए कि फ्रिक्शंस F2 है. तो बेसिकली अब आपको इक्वेशन लिखना है. तो अगर हम 10 kg के लिए लिख रहे हैं तो 10g साइन 53 डिग्री माइनस t एंड माइनस F1 विल बी इक्वल टू 10a की वैल्यू आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है. आप यहाँ पर F1 की वैल्यू फाइंड कर लो. तो F1 विल बी इक्वल टू म्यू n, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू mg cos 53 mg cos 53. तो म्यू का वैल्यू 0.25 है, इसको मैं 1/4 ले रहा हूँ, एंड ये 10 है, एंड मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू को 10 लेने के लिए बोल रहा है, एंड cos 53 जो है आपका 3/5 आ जाएगा. cos 53 3/5 आ गया. तो यहाँ से अगर देखें तो कितना आ गया, ये हो गया 25. तो 75 ये 15 आ गया, ये 15 न्यूटन आ गया. तो अब अगर देखें यहाँ पर तो 10g यानी कि 100 इंटू ये 4/5 आ जाएगा, माइनस t
and minus 15 will be equal to 10 and multiplied by 2. तो ये हो गया 80, 20 and 4 80 and minus 15 and minus t will be equal to 20. तो यहाँ पर 65 हो गया एंड t का वैल्यू 45 न्यूटन आ गया। यहाँ पर t का वैल्यू 45 न्यूटन आ गया। अब आप नेक्स्ट के लिए लिखिए, ये डाउनवर्ड है तो इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो t माइनस एम जी साइन 37 एंड माइनस F2 इजकल टू एम ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब F2 का भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो F2 इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस 37, कॉस 37, ये कॉस 37 है तो म्यू का वैल्यू मैं फिर से 1/4 ले रहा हूँ, एम नहीं मालूम है, जी आपका 10 है एंड कॉस 37 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 4 ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज 2m। तो आपका फ्रिक्शंस की वैल्यू 2m के बराबर आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू फेड करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो t 45 है, तो 45 एंड माइनस m नहीं मालूम है, g 10 ले लिया, साइन 37 3/5 ले लिया एंड F2 को माइनस 2m ले लिया एंड दैट इज इक्वल टू 2m। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 6m एंड माइनस 6 तो 10, तो इसका मतलब 45 विल बी इक्वल टू 10m, सो m विल बी इक्वल टू 4.5 kg। तो आपका 4.5 kg बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, थोड़ी कैलकुलेशंस थोड़ा इसमें ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन कंसेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा एंड जिस डायरेक्शन में मोशन है फ्रिक्शंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एंड फ्रिक्शंस की दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.25 दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये सही है। नेक्स्ट देखिए, 3 blocks A, B, C are pulled on a horizontal smooth surface by a force of 80 Newton. Smooth surface. As shown in the figure, the tension T1 and T2 in the string are respectively. तो यहाँ पर अगर देखें तो मान लीजिए कि इसकी कॉमन एक्सेलरेशन A है और यहाँ पर T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर T1 इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड T1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब अगर सपोज करिए कि आप इक्वेशन लिख लीजिए हर एक मास का, तो अगर हम 2 kg के लिए देखें तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में T2 लग रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 80 माइनस T2। तो आप पहले लिख सकते हो 80 माइनस T2 विल बी इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन कॉमन है। अब अगर इसमें देखें तो ये आपका T2 है, दिस इज योर T2, यहाँ पर भी T2 है। तो अगर 3 kg में देखें तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस में T2 है और उसके अपोजिट डायरेक्शंस में T1 है एंड यहाँ पर जो 2g एंड नॉर्मल रिएक्शंस है उसको लेने की जरूरत नहीं है। हम जिस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशंस है उस डायरेक्शंस में नेट फोर्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका 3 kg के लिए हो जाएगा T2 एंड माइनस T1 इक्वल टू 3a एंड 5 kg के लिए देयर इज ओनली फोर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशंस, तो ये 5a हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर ऐड करें तो T1 एंड T1 एंड T2 एंड T2 कैंसिल हो जाएगा, तो 80 विल बी इक्वल टू 10a। तो आपका a की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली डाल दें a की वैल्यू तो T1 जो है वो डायरेक्टली आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 40 न्यूटन आ जाएगा। तो आपको T1 40 न्यूटन आ गया, तो एक ही में है, इसका मतलब ये करेक्ट हो सकता है।
लेकिन आप T2 निकाल लो यहाँ से, तो इस इक्वेशन में हम फिट कर रहे हैं, या पहले वाले इक्वेशन में भी फिट कर सकते हो। तो 80 minus T2 will be equal to 2 and multiplied by 8. So T2 will be equal to 80 and minus 16. So that will be equal to 64 न्यूटन। इसका मतलब 40 न्यूटन एंड 64 न्यूटन, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देन द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 kg निकालने के लिए बोल रहा है। इस फिगर में ये 4 kg है, ये 2 kg है, यहाँ पर मूवेबल पुली है, इसीलिए कांस्टेंट रिलेशंस लगेगा। तो कांस्टेंट रिलेशंस निकालने के लिए आप टेंशन एंड एक्सेलरेशंस या कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग के बेसिस पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर टेंशन T है, तो यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन T है, ये टेंशन T है, तो इस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन टेंशन 2T हो जाएगा। अब अगर ये इसकी एक्सेलरेशंस A1 इस डायरेक्शंस में है, इसकी एक्सेलरेशंस A2 इस डायरेक्शंस में है, तो आप कांस्टेंट रिलेशंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट रिलेशंस पर एक सेपरेट वीडियो है, आप उसमें देखिए कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होता है या कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन सेम होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि TA2 विल बी इक्वल टू 2TA1। इसका मतलब A2 जो है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन A1। तो इसका मतलब अगर हमने इसकी एक्सेलरेशंस को A मान लिया है, तो ये वाली एक्सेलरेशन 2A होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट रिलेशंस। A2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ A1 है, तो हमने A 4 kg के एक्सेलरेशन को A मान लिया है, तो 2 kg की एक्सेलरेशन 2A होगा। ये कांस्टेंट रिलेशन के बेसिस पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना है और कुछ नहीं करना है। जहां पर भी मूवेबल पुली होगा तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम नहीं लेंगे, उसको कांस्टेंट रिलेशन से पहले चेक करेंगे कि उसके रिलेशन का, उसके एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। अब अगर इक्वेशन लिखें तो 4G नीचे लग रहा है एंड 2T ऊपर लग रहा है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 4G एंड माइनस 2T विल बी इक्वल टू 4A। एंड यहां पर 2G साइन 30 नीचे लग रहा है, एंड तो यहां पर लिख सकते हैं T माइनस 2G साइन 30 मतलब 1/2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2A। यहाँ पर ख्याल रखना है कि इसकी एक्सेलरेशन A नहीं लेना है, इसकी एक्सेलरेशन 2A लेना है। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2T माइनस 2G इजकल टू 8A। अब अगर दोनों को ऐड करें तो 4G माइनस 2G दैट इज द 2G एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 एंड 4, तो ये 12A आ गया। इसका मतलब आपको A की वैल्यू G/6 आ गया। अगर A की वैल्यू 6A आ गया तो आपको 2 kg की एक्सेलरेशन पूछा है, तो 2 kg की एक्सेलरेशन 2A यानी कि दैट इज G/3 अपवर्ड डायरेक्शंस में है। तो आपका द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मास 2 kg इज G/3, तो A ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, as per the given figure, a wetless pulley P is attached on the double inclined frictionless surface 60 degree 30 degree. The tension in the string will be, तो आप यहाँ पर चाहो तो डायरेक्टली भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो मैं इक्वेशन को नहीं लिख करके डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। नेट पुलिंग फोर्स, अगर आप नेट पुलिंग फोर्स निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू 4G साइन 60 डिग्री माइनस 1G साइन 30। So this is 4G √3/2 and minus G/2।
तो यहाँ पर हम g/2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये आ गया 4√3 एंड -1. सो दिस इज द नेट फोर्स. तो जो एक्सेलरेशंस होगा दैट विल बी F अपॉन टोटल मास. टोटल मास हो गया 4 + 1 5. सो दैट इज G divided by 2 and multiplied by 5 and 4√3 and -1. तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक्सेलरेशंस की वैल्यू 4√3 एंड -1 आ जाएगा. आप इक्वेशन बना करके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि नेट पुलिंग फोर्स उसको टोटल मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन निकल गया. अब इस 4 kg की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है. आपको टेंशन को फाइंड करने के लिए बोला गया है क्वेश्चंस में. तो यहाँ पर ये मान लीजिए t है, यहाँ पर ये t है, तो आप किसी में भी रख सकते हो. तो यहाँ पर 1g sin 30 डिग्री नीचे लग रहा है, 1g sin 30 नीचे लग रहा है. तो इसके लिए इक्वेशन अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे t - 1g sin 30 will be equal to 1 and multiplied by a. तो t and minus g/2 will be equal to a की वैल्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज द 4√3 एंड -1. ये आपका 5 हो गया, उस साइड जाएगा तो t की वैल्यू 4√3 एंड +4 हो जाएगा, -1 + 5. तो यहाँ पर 4 अगर कॉमन ले लें तो आपका √3 + 1 न्यूटन ऐसा टेंशन की वैल्यू आ सकता है. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. आप यहाँ पर इक्वेशन लिख करके भी करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी. नेक्स्ट देखिए, a uniform chain of mass m and length L passes over a massless frictionless pulley, ऐसा दिखा रहा है. It is released from rest with a part of length L is hanging on one side and rest of the length L minus L is hanging on the other side of the pulley. At a certain point of time, L is equal to L by x. The acceleration of the chain is g/2. तो यहाँ पर आप क्या करिए, नॉर्मल जैसे आप सॉल्व किए हैं पहले उसी तरह का देखिए कि सपोज करिए कि इधर की मास m2 है और इधर की मास m1 है. तो इस तरफ मास ज्यादा है, तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू दिया हुआ है. तो अगर हम यहाँ पर फिर से नेट पुलिंग फोर्स लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू m1g एंड -m2g. दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स. तो आपका जो एक्सेलरेशंस होगा दैट विल बी इक्वल टू g m1 - m2 एंड डिवाइडेड बाय m1 एंड प्लस m2. अब यहाँ पर क्वेश्चंस में एक्सेलरेशंस की वैल्यू आपको g/4 दिया हुआ है, g/2 दिया हुआ है. तो एक्सेलरेशन को हम g/2 ले लेंगे. तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन की जगह पर g/2 ले लिया, दैट इज इक्वल टू द g. अब देखिए m1 की लेंथ है L1 माइनस, हम लीनियर मास डेंसिटी को लेमडा मान लिए हैं कि यूनिट लेंथ की मास लेमडा है. तो यहाँ पर अगर देखें तो m1 को लिख सकते हैं L - L इंटू लेमडा. यूनिट लेंथ की मास लेमडा है तो L - L लेंथ की मास L - L मल्टीप्लाइड बाय लेमडा होगा, माइनस ये L है तो दिस विल बी द L लेमडा एंड डिवाइडेड बाय m1 की जगह पर हम फिर से लिख रहे हैं L - L लेमडा एंड प्लस L लेमडा, ऐसा लिख सकते हैं. तो अगर आप देखें तो G एंड G कैंसिल हो गया, सो द 1/2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर लेमडा कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बचा L - 2L एंड यहाँ पर बचा L. ये दोनों कैंसिल हो गया तो इसका मतलब L इज इक्वल टू 2L एंड -4L. तो यहाँ से देखें तो 4L विल बी इक्वल टू L एंड L की वैल्यू वो बोल रहा है L विल बी इक्वल टू L/4, जिसको क्वेश्चंस में L/x लेने के लिए बोल रहा है, इसलिए x की वैल्यू 4 हो जाएगा.
तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू 4, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ना यहाँ पर देखिए कि इस सेशन का मेन जो मकसद है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ पर आपको फ्रेश क्वेश्चन मिलता है उसको आप क्विकली विथ एक्यूरेसी कैसे सॉल्व कर सकें। एंड जेई मेन की ऑलरेडी डेट अनाउंस हो गई है, तो जेई मेन के एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व्स कंसेप्ट को कलेक्ट करते हैं, एंड नॉर्मली उसी टाइप के क्वेश्चंस जो है फिर से आपको जेई मेन में देखने को मिलेगा। दैट्स वाई ये सेशन काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट देखिए, two masses m1 m2 are tied together at two ends of the light in a stable string that passes over a frictionless pulley. When mass m2 is twice that of the m1, the acceleration of the system is a1. When mass m2 is thrice of the mass m1, the acceleration of the system is a2. The ratio of a1 and a2 will be, ratio of accelerations of a1 and a2 will be। अब यहाँ पर देखो, ये ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अगर इसको सिंपल एनालाइज करें तो ये आपका यहाँ पर सपोज करिए m1 है और यहाँ पर m2 है, एंड फर्स्ट केसेस में m2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ m1 गिवन है। अब इस केसेस में कोई भी कांस्टेंट रिलेशंस नहीं है, ए एक्सलेशंस है तो ये ए एक्सलेशंस होगा। तो आप वैसे इक्वेशन लिख के करो, लेकिन आप जो है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास के बेसिस पर फाइंड करोगे तो टाइम बचेगा, अदरवाइज इक्वेशन लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा m2g माइनस m1g, दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स, एंड नेट मास हम लिख दिए m1 एंड प्लस m2। अब पहले केसेस में m2 का वैल्यू 2m1 दिया हुआ है, तो दैट विल बी 2m1g माइनस m1g, तो दिस इज द m1g एंड डिवाइडेड बाय 3m1। तो m1 m1 कैंसिल हो गया, तो a1 यानी कि फर्स्ट केसेस में एक्सलेशन की वैल्यू g/3 आ गया। इससे थोड़ा टाइम बचेगा और इक्वेशन लिख करके भी आप कर सकते हैं। अब अगर केस 2 देखें तो केस 2 में आपको m2 की वैल्यू दिया हुआ है 3m1। हम फिर से एक्सेलेरेशन a2 की वैल्यू लिख रहे हैं, तो फिर से नेट पुलिंग फोर्स m2g माइनस m1g एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2 ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे। एंड इस बार m2 3mg दिया हुआ है, तो 3m1g माइनस m1g दैट इज द 2m1g एंड डिवाइडेड बाय 3m1 प्लस m1 दैट विल बी इक्वल टू 4m1। तो m1 m1 कैंसिल हो गया, यानी कि a2 की वैल्यू g/2 आ गया। अब आपको कह रहा है कि a1 एंड a2 का रेशियो निकालना है। सो g/3 एंड डिवाइडेड बाय g/2, तो ये 2/3 आ जाएगा। तो आपको इसमें कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2/3, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। आप इक्वेशन लिख के करो या कंसेप्ट लगाओ कि नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू net pulling force divided by total mass will be the acceleration, net pulling force divided by total mass। तो इसके बेसिस पर अगर देखें, नेक्स्ट देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन वुडन वेज व्हिच टर्न्स स्लाइड्स बैकवर्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस। अब ये भी मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द वेज इज, स्मॉल मास की वैल्यू 8 kg एंड कैपिटल मास की वैल्यू 16 kg दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए वेज कांस्टेंट से क्वेश्चंस है। यूजुअली अगर देखें तो जेईई मेन में वेज कांस्टेंट से क्वेश्चंस कम ही होते हैं, लेकिन अगर वो वेज कांस्टेंट्स की क्वेश्चंस को पूछ रहा है तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेज कांस्टेंट्स की जो चैप्टर वीडियो है आप उसको एक बार जरूर देखिए। उसमें कई तरह के वेज कांस्टेंट्स को हमने इलस्ट्रेट किया है। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो पहले आप ये देखो कि यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शंस n लग रहा है इस पर, और इस पर भी एक नॉर्मल रिएक्शंस n लग रहा है। और मान लीजिए कि इस डायरेक्शंस में इसकी एक्सेलरेशंस a है, कैपिटल A,
और इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द वेज यहाँ पर ए आर है, जिसको कि फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब अगर आप कैपिटल एम को देखो, मैं वैल्यू फेड नहीं कर रहा हूं अभी, तो अगर हम वेज की देखें, ये मान लीजिए एम है और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है एन, जो कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है आपको। तो यहां पर ये वाली एंगल जो है वो थीटा होगा, जितना 30 डिग्री होगा। तो इसके बेसिस पर अगर देखेंगे तो इस एन का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शंस में, दिस इज द एन साइन थीटा, एंड दिस एन साइन थीटा इज द ओनली फोर्स ऑन द वेज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। तो इसका मतलब आप इसके लिए लिख सकते हो कि एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू कैपिटल एम ए, ऐसा है। कैपिटल एम की वैल्यू 16 kg दिया हुआ है। अब अगर ब्लॉक का देखें आप, अगर सपोज करिए कि आप ब्लॉक का देखते हैं, तो मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ये थीटा है एंड लेट दिस इज अ ब्लॉक। तो इसके पास दो एक्सेलरेशंस है, एक इस डायरेक्शंस में है ए, क्योंकि ड्यूरिंग मोशंस वो उसके साथ कांटेक्ट में रहता है, तो ए एक्सेलरेशन तो इधर होगा ही, एंड इसकी एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ए आर है, जिसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एंड यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है और यहाँ पर एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, एंड ये थीटा है। तो अब अगर देखें तो ये थीटा है, तो इस डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट लग रहा है दैट इज द एम जी कॉस थीटा, एंड उसके अपोजिट डायरेक्शंस में जो फोर्स लग रहा है दैट इज द एन, और इस ए का जो इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अगर हम प्लेन के परपेंडिकुलर देखें, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एम जी कॉस थीटा माइनस एन विल बी इक्वल टू, इसकी मास m है, सो दैट विल बी इक्वल टू एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं। एंड यहां पर अगर आप n को एलिमिनेट कर लो, तो मैं दूसरे वाले इक्वेशन में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एन साइन थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम ए साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इक्वेशन को अगर ऐड करें तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय ए। तो यहाँ से ए नाउ विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको ए आ जाएगा, एंड लेकिन हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला है। तो अब अगर देखें तो एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, एंड इस ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो अलोंग द प्लेन आप हम इक्वेशन लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम एंड ए आर एंड माइनस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से m का वैल्यू निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो a की वैल्यू है यहाँ पर आप फेड कर दो और उसको इस टर्म ले आइए, तो ये सॉल्व हो जाएगा। आपको सारा वैल्यू अब दिया हुआ है, और ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो नहीं है। स्मॉल मास की वैल्यू 8 kg एंड कैपिटल मास की वैल्यू 16 kg दिया हुआ है, तो ये बहुत आराम से आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये काफ़ी इजीली आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो। इसमें आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, स्मॉल एम की वैल्यू 8 kg, कैपिटल एम की वैल्यू 16 kg लिखिए, यहाँ से ए की वैल्यू निकालिए, इसमें फिट करिए, तो आपको आ जाएगा, ए आर की वैल्यू आ जाएगी श्योरली। मैं आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट देखिए, टू masses A and B each of mass m are fixed together by a massless spring. A force acts on the mass B as shown in the figure. If the mass A starts moving away from the mass B, अब ये कह रहा है कि with acceleration A, ये away from the acceleration of the B, away from the mass B with acceleration A, then the acceleration of the B. तो अगर आप ऐसे इस फ्रेम में ही कर सकते हो, क्योंकि इस फ्रेम में अगर देखेंगे, अगर नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इस सीडो फोर्स लगेगा जिसके बेसिस पर वो उस डायरेक्शन में एक्सलेट कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आप दोनों की मास m है, तो एक्सेलरेशंस या एक्सेलरेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास के बेसिस पर अगर देखें, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के बेसिस पर देखते हो, तो एक्सेलरेशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि m प्लस m, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2m, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास will be equal to m acceleration of the B and plus m accelerations of the A and divided by 2m. So acceleration of the center of mass is f upon 2m. So that will be equal to MAB and plus MA and divided by 2m. तो यहाँ से 2m को कैंसिल कर सकते हैं, तो f minus MA will be equal to MAB. तो AB का एक्सेलरेशंस F माइनस MA डिवाइडेड बाय M आ सकता है, तो F माइनस MA डिवाइडेड बाय M, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बॉक्सेस ऑफ मास 2 kg and 8 kg, 2 kg and 8 kg are connected by a massless string passing over a smooth pulley. Calculate the time taken by the box of mass 8 kg to strike the ground स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो बेसिकली आपको एक्सेलरेशंस की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं टेंशन को यहीं पर सेट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन T है, तो इस डायरेक्शंस में भी आपका टेंशन T हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन T है, एंड ये मासलेस पुली है, इसीलिए इधर एक्सेलरेशन 2T हो जाएगा, और इस पर भी अपवर्ड डायरेक्शंस में भी 2T। तो अब अगर इक्वेशंस देखें कि अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो दोनों का पहले आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो अगर इसकी एक्सेलरेशन A1 है और इसकी एक्सेलरेशन A2 है, तो T मल्टीप्लाइड बाय A1, T मल्टीप्लाइड बाय A1 विल बी इक्वल टू 2T एंड मल्टीप्लाइड बाय A2। T को कैंसिल कर दें तो A1 की एक्सेलरेशन A2 का डबल है, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन अगर A है तो इसकी एक्सेलरेशन 2A होगा। ऐसा आप कांस्टेंट रिलेशन पहले से भी सेट कर सकते हैं। तो अब अगर इक्वेशन लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8G एंड माइनस 2T विल बी इक्वल टू 8A, एंड दूसरे वाले का इक्वेशन हो जाएगा T माइनस 2G इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2A, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन आपने 2A लिया है। एंड यहाँ पर T को हटाना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2T माइनस 4G विल बी इक्वल टू 8A। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं, अब इसको ऐड करें तो 8G माइनस 4G, तो ये 4G बच जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 प्लस 8 16A। तो A इक्वल टू हो गया G बाई 4। तो A की वैल्यू आ गया है। अब ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस ब्लॉक को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, तो आप सिंपली फार्मूला लगा सकते हैं S इक्वल टू UT एन प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ऐसा फार्मूला लगा सकते हो। एस की वैल्यू 1.5 ले लेते हैं मीटर में, एंड दैट इज 0 एंड प्लस हाफ। ए का वैल्यू है g/4 एंड इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप 5 ले लो, तो इसका मतलब टी स्क्वायर नॉ इज इक्वल टू 4/25। तो t विल बी इक्वल टू 4/25 का अंडर रूट लेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा, यानी कि आपका 0.4 सेकेंड आ जाएगा। तो 0.4 सेकेंड होना चाहिए। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। जहाँ पर भी मूवेबल पुली है वहाँ पर आपको एक कांस्टेंट रिलेशंस को ज़रूर कंसीडर करना होगा। नेक्स्ट देखिए एन elastic spring under tension of 3 Newton has a length A. If its length is B under tension 2 Newton for the length, ये आपने सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस किया है, तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम स्प्रिंग फोर्स के लिए फार्मूला के एक्स लगाते हैं। तो अगर 3 न्यूटन है तो दैट इज के ए, एंड 2 न्यूटन है तो दैट इज के बी। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर इट्स लेंथ अगर, तो टेंशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि एंड इलोंगेशंस की वैल्यू दिया हुआ है 3a माइनस 2b, ये इलोंगेशंस है। तो दैट विल बी इक्वल टू के 3 एंड a की जगह पर हम लिख देंगे 3/k एंड माइनस 2 एंड b की जगह पर लिख देंगे 2/k। तो ये के कैंसिल हो गया, 9 - 4 यानी कि 5 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब इस केसेस में आपकी टेंशन 5 न्यूटन होगी। एंड यहाँ पर अगर देखें तो नेक्स्ट अगर देखें